नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में गाइस यार हम शुरू करेंगे 14th चैप्टर है आपका साइंस फिजिक्स का, जो VLDA HAU 6 ईयर प्रोग्राम और PAU AAT वालों के लिए काम आएगा। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखिए। सोर्सेज ऑफ एनर्जी नेम आप देख सकते हो, यानी कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिल सकती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज यार ये मतलब बोर्ड पर करवाने वाला चैप्टर नहीं है, थ्योरी है इसके अंदर और वही आपको समझनी है और वही मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से मैं आपको समझा दूँ। तो चलिए यार गाइज शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया VLDA HAU AAT यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 6 ईयर प्रोग्राम और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 6 ईयर प्रोग्राम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 10th बेस का एग्ज़ाम है। और ये PPT जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा और साथ साथ आपको मैं समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज यार उससे पहले यहाँ पर सबसे पहले तो दिया गया है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। आप इसको एक बार रहने दीजिए, हम सेकंड यहाँ से शुरू करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया एनर्जी के सोर्स जहाँ से हमें एनर्जी मिल सकती है, तो दो टाइप के होते हैं यार मेन सोर्स। एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है नॉन कन्वेंशनल। इनके एग्जांपल्स आप देख सकते हो। कन्वेंशनल कौन कौन से होते हैं, तो वुड, फ्लोइंग वाटर, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो गाइस यार एक रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल भी होता है, जो आपको हो सकता है पता हो। रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल यानी कि जिनको रीयूज़ किया जा सकता है, हम ये भी कह सकते हैं, या फिर रीन्यू किया जा सकता है, वो होते हैं रीन्यूएबल। और जिनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, बार बार यूज़ नहीं कर सकते, वो होते हैं नॉन रीन्यूएबल। ठीक है। तो जैसे कि आप सोलर एनर्जी को देखिए, जो हमें सन से ऊर्जा मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं सोलर पैनल जो हम लगाते हैं अपनी रूफ्स के ऊपर या फिर छत के ऊपर, हम कह सकते हैं सोलर पैनल जो लगाते हैं, खेतों में भी लगाई जा रही है आजकल। तो वो एनर्जी क्या है, रीन्यूएबल भी हम कह सकते हैं, वो बार बार यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पर वुड की अगर हम बात करें, तो लकड़ी को एक बार आप जला देते हो, उसके बाद तो उसका कोई काम नहीं रहता, वो राख बन जाती है, यानी कि वो नॉन रीन्यूएबल है, वो रीयूज़ नहीं हो सकती, रीन्यू नहीं किया जा सकता उसको। तो कन्वेंशनल के अंदर आते हैं नॉन रीन्यूएबल, जो कि है वुड और फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम। पेट्रोल एक बार आप गाड़ी में डालते हो या फिर पेट्रोल को किसी भी तरह से यूज़ में लेते हो तो वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको बार बार यूज़ करोगे। इसी तरह नेचुरल गैसेज है, उसको भी आप जो नेचुरल गैस को एक बार आप यूज़ कर लेते हो तो बार बार यूज़ नहीं कर सकते, तो वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आता है। फिर बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल, इसके अंदर आता है गाइस यार रीन्यूएबल, जैसे कि सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है। वाइंड एनर्जी यानी कि आपने वो वाइंड मिल्स देखी होगी, नहीं देखी है तो इंटरनेट के ऊपर सर्च करके आप पिक्स देख लीजिएगा। वाइंड मिल्स जो होती है बड़े बड़े पंखे से लगे होते हैं, ज़्यादातर हमें ऊपर जो है पहाड़ी इलाकों में भी ये देखने को मिलती हैं, पहाड़ों के ऊपर ऊंची जगह पे ये होती हैं, जहाँ पर हवाएं तेज़ चलती हैं, वहाँ पर जो है ये वाइंड मिल से लगाई जाती है। तो सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी होती है, ओशियन एनर्जी यानी कि टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी और जियो थर्मल एनर्जी, और साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी। ये सभी टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हमें पढ़ने पड़ेंगे और मैं आपको बता देता हूँ, आपको बहुत मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगी, एक एक चीज़ यार आपको समझ में आ जाएगी, मैं ये कह सकता हूँ। और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, तो वीडियो के अंदर बने रहिए और वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इसके अंदर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी आस्क करूँगा, तो आप उनका कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई भी करना, तो मेरे को भी पता चले कि आप कितने मतलब तैयारी कर रहे हो। तो गाइस यार सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रीन्यूएबल लाइक सन, वाइंड, फ्लोइंग वाटर, ओशियन, वुड्स, बायोमास एटसेट्रा, ये आपको पता है। मेनली जो है रीन्यूएबल होते हैं ये सभी, यहाँ पर दिए गए हैं। और कुछ नॉन रीन्यूएबल जैसा कि मैंने बताया था, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज है। और यहाँ पर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि फॉसिल फ्यूल सबसे पहले यहाँ पर आता है। तो फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, तो आर फ्यूल्स फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि प्लांट्स जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर जो एनिमल है जो मर गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जो मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, वो ज़मीन में चलते जाते हैं,
मतलब वो अंदर चले जाते हैं, फिर उनके ऊपर और लेयर बन जाती है मिट्टी की, और अंदर टाइम टू टाइम यार वो नीचे चले जाते हैं और बिल्कुल ख़त्म नहीं होते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होते हैं, ये हम कह सकते हैं। उनसे जो फ्यूजिल फ्यूल है वो हमें मिल जाता है, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स जो भी है जो काफ़ी ईयर्स पहले ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर हम कह सकते हैं एनिमल जिनकी डेथ हो चुकी है, उनसे हमें फ्यूजिल फ्यूल्स मिलते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस हमें मिलती है। और फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स आपको पता चल रहा है नेम से, कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये बार बार यूज़ में नहीं लाया जा सकता, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं ये। और यहाँ पर है ऑफ एनर्जी सो दैट दे कैन कंजर्व्ड एंड यूज्ड जुडिशियसली, यानी कि उनको हम बचा कर रखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा यार, हम बोलते भी हैं कि हमें जो चीज़ें मतलब ख़त्म हो रही है टाइम टू टाइम, उनको बचा कर रखना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनके भी वो काम आ सके। और उस चीज़ को क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होगा। सस्टेनेबल जो आपने सुना होगा नेम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है एक। और सस्टेनेबल का मतलब यही है कि आप भी यूज़ करते रहो लेकिन लिमिट में यूज़ करो, ताकि आने वाले टाइम में भी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उनको भी वो काम आ सके, यानी कि सस्टेनेबल उसको बोला जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स के कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है, फॉसिल फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो गैसेज रिलीज होती है जो काफ़ी हार्मफुल है, एयर पोल्यूशन कॉज होता है इसके कारण, ठीक है। और उसके बर्न होने से यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच कॉज एसिडिक रेन। तो जो रेन होती है, आपने सुना होगा एसिड रेन, ये आपने नेम सुना होगा। और एसिड रेन काफ़ी हार्मफुल होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, या फिर हम कह सकते हैं बिल्डिंग्स जो बन रखी है उनको भी ख़राब करती है इस एसिड रेन जो होती है। वाटर और सॉइल को भी डिस्ट्रॉय करती है। और जो बिल्डिंग्स यहाँ पर मैंने बताया वो भी है कोरोजन और कोरोजन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स जो लगे हुए होते हैं उनके ऊपर अगर एसिड रेन पड़ती है तो उनके अंदर भी कोरोजन शुरू हो जाता है। कोरोजन यानी कि जैसा कि आपको पता है लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, उस तरह से कुछ हम कह सकते हैं। तो ये मतलब काफ़ी हार्मफुल भी हम कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल, लेकिन इनके एडवांटेज भी बहुत ही ज़्यादा हैं। और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है लार्ज अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ करती हैं, विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, हो सकता नहीं है, हो जाता है। और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कॉज हो जाती है। पूरे अपना जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, अपने एटमॉस्फेयर का, वातावरण का टेम्परेचर, जब हम इनको बर्न करते हैं। तो ये काफ़ी हार्मफुल भी है। और यहाँ पर जो है आपको ताजमहल दिखा रखा है एक, तो ये क्यों दिखा रखा है मैं बता देता हूँ। ताजमहल की जो बिल्डिंग है या फिर इसके अंदर जो पत्थर लगा हुआ है ये काफ़ी ख़राब होने लगा है, और इसका रीज़न जो है वो एसिड रेन ही है। तो एसिड रेन से काफ़ी ख़राब होता है। और यहाँ पर एसिडिक गैसेज किस तरह से एसिड रेन होती है ये देखिए। यहाँ पर जब हम कोल को बर्न कर रहे हैं, ये देखिए धुआं है यहाँ से, ये यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर ख़राब हो जाता है, एटमॉस्फेयर को जो है ख़राब कर देता है, ऑलरेडी पोल्यूटेड कर देता है, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषित कर देता है वातावरण को। जब ये रेन आती है ऊपर से इस तरह से, तो ये पोल्यूशन उसके अंदर हो जाता है मिक्स हो जाता है, तो ये बन जाती है एसिडिक रेन। और जब ये पानी के अंदर जाती है तो पानी ख़राब हो जाता है, मिट्टी पे पड़ती है तो मिट्टी ख़राब हो जाती है। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ये ख़राब करती है, या फिर हम कह सकते हैं जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी इसका योगदान रहा है, जो कि बड़ा ही ख़राब है। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं सम सनलाइट दैट हिट्स द अर्थ इज़ रिफ्लेक्टेड, सम बिकम्स हॉट, यानी कि कुछ तो यहाँ पर जो प्रदूषण होता है उसके लिए, मतलब यहाँ से ऊपर से सनरेज आ रही है, ठीक है, यहाँ पर पोल्यूशन प्रेजेंट है, तो कुछ तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि कुछ रेस तो जो है वापस चली जाएगी, और कुछ क्या होगी उनको ये और ज़्यादा गर्म कर देगा। जो मैंने आपको बताया था ग्लोबल वार्मिंग होती है, कुछ तो वापस चली जाएगी रेज, कुछ और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जो कि काफ़ी हानिकारक साबित होती है, यानी कि काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी है फॉसिल फ्यूल्स के। फिर बात आती है यार थर्मल पावर प्लांट्स की। तो थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं ये बताता हूँ आपको। इन थर्मल पावर प्लांट्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो भाई थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस को बर्न किया जाता है। बर्न क्यों किया जाता है, वहाँ पर होता है भाई वाटर
हीट, यानी कि पानी को किया जाता है गर्म। और पानी को गर्म करके जो वाष्प बनती है या फिर कह सकते हैं जो स्टीम बनती है, जो स्टीम प्रोड्यूस होती है पानी को गर्म करने पर, जो हम घर में पानी गर्म करते हैं तो भी स्टीम प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर बर्न क्यों करते हैं पानी को, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टीम की ज़रूरत होती है। और वो स्टीम क्या है, टरबाइन्स को घुमाती है। तो टरबाइन घूमने पर जनरेटर घूमता है, और जनरेटर आपको पता है कि एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपने देखा होगा जनरेटर जब घूमता है तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने जो जनरेटर देखे हैं वो होते हैं डीजल पर चलने वाले, तो ज़रूरी नहीं है कि डीजल वाले ही जनरेटर हों, या फिर जो है जो भी हम डालते हैं उसके अंदर पेट्रोल डीजल वगैरह, उसके ऊपर चलने वाले ही इंजन नहीं होते हैं, जनरेटर नहीं होते हैं। जनरेटर को और तरीके से भी हम घुमा सकते हैं, जैसे मर्जी घुमाओ जनरेटर घूमना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो जनरेटर के आगे टरबाइन अगर हम लगा देंगे और टरबाइन को घुमाएंगे तो जनरेटर घूमेगा। और टरबाइन को घुमाने के लिए हम अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई टरबाइन को घुमाने के लिए यहाँ पर हम जो है स्टीम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पानी को लार्ज अमाउंट में बर्न किया जाता है। बर्न करने के बाद जब स्टीम प्रोड्यूस होती है तो वो स्टीम जो है जब उसके ऊपर फॉल करती है टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन घूमता है। टरबाइन जो है कनेक्ट होता है जनरेटर से, फिर जनरेटर घूमेगा और जनरेटर के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाएगी। इसी तरह होता है यार गाइस हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो आपने देखा होगा, ये देखिए, इन हाइड्रो पावर प्लांट वाटर फ्रॉम रिवर्स आर स्टोर्ड इन कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, यानी कि डैम्स जो होते हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो रिवर्स का पानी है वो स्टोर कर लिया जाता है। द वाटर फ्रॉम द डैम फ्लोस डाउन थ्रू द पाइप्स एंड रोटेट्स द टर्बाइन। तो पानी सपोज करो ऊपर से हम नीचे गिरा रहे हैं इस तरह से, और इस पानी के यहाँ पर लगा देते हैं अगर हम टरबाइन, तो इसके ऊपर जब पानी पड़ेगा तो ये रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, तो ये जनरेटर से कनेक्टेड होता है। यानी कि टरबाइन को घुमाना है किसी तरह से घुमा लो, चाहे यहाँ पर स्टीम से घुमा रहे थे, यहाँ पर पानी से घूम रहा है। टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिल जाएगी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो भाई एक तो ये रीन्यूएबल है, वो ऊपर वाला जो था थर्मल वाला वो रीन्यूएबल नहीं था, कोयल बर्न हो जाता है, फिर नया कोयल यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर पानी को मतलब रीन्यू कर सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं पानी को बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रीन्यूएबल, रीन्यू नहीं कह सकते, रीन्यूएबल है क्योंकि बार बार यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जो प्रोड्यूस होती है वहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं होता, सीधा टरबाइन पे पानी गिर रहा है, पानी वो टरबाइन को घुमा रहा है। ऊपर तो वो जो है पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण भी हो रहा था ना। यहाँ पर जो है वाटर स्टोर्ड इन डैम्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंट्रोल फ्लड्स, जो बाढ़ आती है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इरिगेशन के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर आते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। तो भाई इसकी शुरुआत में जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा लगती है, यानी कि जो चीज़ें हमने बताई है कि पानी के अंदर टरबाइन लगता है, वो इतना बोलना आसान है लेकिन करना काफ़ी मुश्किल भी है और कॉस्टली भी है, यानी कि काफ़ी कॉस्ट उसके अंदर लगती है। और लार्ज एरियाज ऑफ लैंड गेट्स समर्स्ड, तो भाई एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन प्रोड्यूस मीथेन गैस विच इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। तो आपको पता है यार उसके लिए एरिया भी हमें ज़्यादा चाहिए होता है, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया की हमें ज़रूरत पड़ती है। और जो वेजिटेशन है उसका भी डिकम्पोज हो जाता है वहाँ पर, जो यानी कि डैम जब बनाए जाते हैं तो वहाँ पर आसपास का जो सिस्टम है वो सारा ख़राब हो जाता है। और इट कोजिज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, यानी कि वो जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पर सराउंडिंग जो काफ़ी ख़राब हो जाती है, लोगों को इधर उधर वहाँ से हो जाना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लोग वहाँ पर नहीं रह सकते हैं, फिर और जगह उनको और जगह प्लेस होना पड़ता है। तो यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट मैंने आपको बताया था, उसका जो है फिगर आ गया है या फिर हम कह सकते हैं डायग्राम आ गया है, वो ये देखिए आप। तो ये है भाई कोयला, इसको बर्न किया जा रहा है, यहाँ पर है वाटर, ठीक है, इस पाइप के अंदर पानी है। तो जब इसको बर्न किया जा रहा है तो ये देखिए ये पूरी मतलब ये पाइप फुल गर्म हो जाएगी। ये पाइप फुल गर्म होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है पाइप के अंदर, और ये स्टीम क्या है यहाँ से होकर यहाँ पर जाएगी। ये टरबाइन लगा हुआ है भाई, यहाँ पर जो स्टीम जाएगी वो इस टरबाइन को घुमाएगी, रोटेट करेगी, तो यहाँ पर जनरेटर के साथ ये टरबाइन कनेक्टेड है, ये घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा और जनरेटर हमें आगे इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, जिससे हम
काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है ये थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स इसी तरह से ही प्रोड्यूस्ड की हुई होती है। और अभी तो हम सोलर एनर्जी का भी काफ़ी इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो गाइस यार ये है प्रिंसिपल या फिर डायग्राम हम कह सकते हैं, जहाँ से आप पूरा समझ सकते हैं इसका क्या प्रिंसिपल है, किस तरह से ये वर्क करता है। तो आप ये देख सकते हैं। बाकी ये चीज़ें आपको रटना तो इसके अंदर कुछ है नहीं, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और उससे पहले बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, जो कोल है, कोयला, ये बताओ भी रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर कर देना। बाकी आता है यार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट मैंने बताए थे, ये देखिए यहाँ से पानी जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर जा रहा है। तो ऊपर से जब आप पानी आएगा तो वो आएगा स्पीड में। यहाँ पर लगा हुआ है टरबाइन, जब पानी इसको टकराएगा तो टरबाइन क्या है, ज़ोर ज़ोर से घूमेगा। अब पानी इसको टकराएगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो भाई यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है, ये घूमेगा तो जनरेटर भी घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। तो टरबाइन को घुमाना है बस, किसी तरह से घुमाओ। अब बायोमास एनर्जी की बात आती है। तो वेस्ट मटेरियल एंड डेड पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोमास। जो वेस्ट मटेरियल होता है या फिर डेड पार्ट्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, उसी को बायोमास कहते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गई, एनिमल डंग हो गया, यानी कि जो गाय का या किसी भी एनिमल का जो डंग होता है, गोबर हम कह सकते हैं, तो उसको हम एनिमल डंग कहते हैं। और वेजिटेबल वेस्ट हो गया, सब्जियां जो ख़राब हो जाती है, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, सीवेज हो गए। तो बायोमास इज डीकम्पोज्ड बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस बायोगैस। यानी कि बायोमास जो है डिकम्पोज कर लेते हैं एनारोबिक्स, और एनारोबिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे, माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। और बायोगैस किसका मिक्सचर होता है? बायोगैस होता है भाई मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो इनका मिक्सचर होता है बायोगैस। तो उससे जो है बायोगैस प्लांट यहाँ पर दिया गया है। बायोगैस प्लांट किस तरह से वर्क करता है? तो द बायोगैस प्लांट हैज़ लार्ज अंडरग्राउंड टैंक मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो भाई लार्ज अंडरग्राउंड टैंक होता है जो सीमेंट और ईंटों से बनता है, ठीक है। लोअर पार्ट इज़ द डाइजेस्टर। और मैं नीचे चलता हूँ थोड़ा, शायद इसका डायग्राम ये रहा, ये डायग्राम भी हमें मिल गया है, ठीक है। तो ये देखिए भाई, यहाँ से हमें डायग्राम भी मिल गया है। भी यहाँ से हम वेस्ट मटेरियल को डाल रहे हैं इधर से, ये ग्राउंड लेवल है, ये नीचे बनता है ग्राउंड से, यहाँ से वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं, वेस्ट मटेरियल यहाँ पर पहुँचेगा। और जो गैसेज है वो जो ख़त्म, जो बिल्कुल ही स्लरी, यानी कि वेस्ट मटेरियल के बाद में जो बचता है, जहाँ से गैसेज जो है यहाँ से आउट कर ली जाती है, उसके बाद जो बचता है उसको स्लरी बोलते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगी। जो मतलब कोई काम की नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं खेतों में डाल लेते हैं शायद इसको। लेकिन ये जो बायोगैस है वो यहाँ पर मिलेगी हमें, जो यहाँ से आउटलेट कर ली जाती है। और बाद में इस गैस से हम जो है टरबाइन को घुमाने में किसी तरह से इसको यूज़ में ले सकते हैं। और टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। मेन इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि टरबाइन को कितने तरीक़ों से हम घुमा सकते हैं। फिर आता है यार वाइंड एनर्जी। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, वाइंड एनर्जी इज़ यूज्ड इन वाइंड मिल्स विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइंड्स इनटू मैकेनिकल। यानी कि जो हवा चलती है तो टरबाइन घूमता है यार, इस तरह से जो वाइंड मिल होती है लगी हुई। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पर फिगर बना दी, यहाँ पर वाइंड मिल आप समझ लीजिए लगी हुई है। तो यहाँ पर जब ये फैंस घूमते हैं या फिर रोटेट करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर टरबाइन घूमता है, तो फिर जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है, ये घूमेगा तो फिर जनरेटर के अंदर वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम टरबाइन को घुमाने के लिए वाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हवा से भी टरबाइन घूमकर हमें एनर्जी मिल सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर सिंगल वाइंड मिल, यानी कि एक सिंगल वाइंड मिल जो होती है वो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो हमें बहुत सारे वाइंड मिल्स लगाने पड़ते हैं लार्ज एरिया के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। इसके जो है एडवांटेज क्या है ये देखिए आप। एक तो रिन्यूएबल है, यानी कि एक बार लगा दिया अपने आप इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं होता भाई।
और रिकरिंग कॉस्ट इज़ लेस, यानी कि एक बार लगा दिया उसके बाद मेंटेनेंस वगैरह नहीं करनी पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या है, वाइन जो है हर जगह पे नहीं होती। अब आपको कह दे किसी सिटी के अंदर लगाना है, भाई कहाँ पे लगाओगे, और यहाँ पर लार्ज एरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हमें आजकल कम ही देखने को मिलती है जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। फिर मिनिमम वाइंड स्पीड ऑफ, यानी कि मिनिमम वाइंड स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर की होनी ज़रूरी है, तभी वह घूमता है। ये देखिए यहाँ पर जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, भाई इस तरह से होते हैं। अगर आपने रियल में नहीं देखे हैं तो बाकी आप कहीं अगर थोड़े बहुत घूमे हो, बाहर निकले हो, तो आपने देखे भी होंगे। ये देखने को मिल जाते हैं, वैसे अपने को कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मिल जाएंगे, कभी नहीं मिले हैं तो अभी बात आती है यार नॉन कन्वेंशनल, जो हमने पढ़े थे सोर्स ऑफ एनर्जी ऊपर पढ़ी थी, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो होती है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन, जो हमें सन की हीट से, सन से मिलती है हीट की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में। हीट एनर्जी इज यूज टू सोलर हीटिंग डिवाइस लाइक सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर फर्नेस, यानी कि फर्नेस क्या होता है, भट्टी, भट्टी जो होती है। द लाइट एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर सेल, तो लाइट एनर्जी है भाई सोलर सेल के अंदर यूज़ होती है। और ये सोलर एनर्जी जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर सोलर कुकर जो आपने देखे होंगे, जहाँ पर जो है सब्जी बनाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ को कुक करने के काम आ जाता है सोलर कुकर। और किसी भी अन्य चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस सीधा उसके अंदर जो कच्ची सब्जियां हम कह सकते हैं वो रखो, वो अपने आप पक जाती है सोलर कुकर के अंदर। टाइम ज़्यादा लगता है मैं कहूँगा। और सोलर वाटर हीटर होता है जिसके अंदर आप वाटर को हीट कर सकते हो सोलर एनर्जी से। फिर सोलर कुकर को हम यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं। अ टाइप ऑफ बॉक्स, एक बॉक्स की फॉर्म में होता है जो कि इनसाइड ब्लैक होता है, अंदर से काला होता है। इट इज़ कवर्ड बाय अ ग्लास प्लेट विच अलोज हीट टू एंटर इनसाइड, यानी कि एक ग्लास प्लेट उसके ऊपर लगी हुई होती है इस तरह से, और यहाँ अंदर से ये होता है ब्लैक, अंदर से ये पूरा ब्लैक होता है। यहाँ पर ग्लास प्लेट लगी हुई है, इसके ऊपर जो फॉल करती है सन रेज, तो उसको ये अलो करता है कि ये अंदर जानी चाहिए। इस तरह से कुछ ग्लास लगा होता है इसके अंदर। और बट डज नॉट अलो हीट टू एस्केप आउट, यानी कि हीट जो होती है उसको ये बाहर नहीं निकलने देता, लेकिन अंदर ये भेज देता है। इस तरह से जो है मैंने आपको बताया था, तो अंदर तो चली जाती है लेकिन ऊपर या फिर बाहर नहीं निकल पाती है। इसके अंदर जो चीज़ चली गई, जो हीट चली गई, वो बाहर नहीं आएगी। इट हैज़ ए मिरर टू रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट इनटू द बॉक्स, इसके ऊपर एक मिरर भी होता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को अंदर भेजता है। द फूड इज़ टू बी कुकड इज़ केप्ट इन कंटेनर इनसाइड द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर एक कंटेनर के अंदर जो फूड रखा जाता है। इट कैन प्रोड्यूस ए टेम्परेचर ऑफ 100 टू 140, यानी कि 100 टू 140 डिग्री के अराउंड ये टेम्परेचर जो है प्रोड्यूस कर सकता है। फिर बात आती है यार वाटर हीटर की, सोलर वाटर हीटर। तो वाटर हीटर क्या है, अंदर से ये भी ब्लैक होता है और यहाँ पर विद ए सिस्टम ऑफ कॉपर ट्यूब्स लगी हुई होती है इसके अंदर। इट इज़ कवर्ड विद अ ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट होती है जो कि हीट को अंदर भेजती है लेकिन बाहर निकलने नहीं देती, तो पानी गर्म हो जाता है। वही चीज़ है भाई, व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स इट एब्जॉर्ब हीट एंड बिकम हॉट, यानी कि एक ट्यूब है सपोज करो यहाँ पर, अगर इसको गर्म कर लिया जाता है कि इस तरीके से इसको गर्म करते हैं सोलर वाटर हीटर से, यानी कि यहाँ पर कोई मिरर लगा हुआ है, यहाँ से एनर्जी आती है हीट एनर्जी, ये देखिए इस तरह से आती है और यहाँ से बाहर निकलने नहीं देते हैं, तो ये फुल हीट हो जाती है। अब इसके अंदर से जब वाटर फ्लो करेगा तो वो बाहर गर्म होके ही निकलेगा। फिर सोलर सेल की बात आती है। सोलर सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। और सोलर सेल क्या है, किसके बने होते हैं, फ्रॉम सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एटसेट्रा से सोलर सेल बनते हैं। ए सिंगल सोलर सेल कैन प्रोड्यूस अ वोल्टेज ऑफ अबाउट 0.5 टू 1 वोल्ट जो है प्रोड्यूस कर सकता है एक सोलर सेल। और यहाँ पर लिखा हुआ है एंड प्रोड्यूसेस अबाउट 0.7 वोट ऑफ एनर्जी, 0.7 वोट की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है एक सोलर सेल। सो several सोलर सेल आर अरेंज्ड इन ए सोलर पैनल टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी, जो सोलर पैनल जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारे सोलर सेल लगाए जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है या फिर काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी जो है हम कह सकते हैं प्रोड्यूस कर सके। तो एडवांटेज क्या है भाई, एक बार लगा दिया तो ये रिन्यूएबल है, सबसे पहले तो ये ठीक है, पोल्यूशन नहीं करता
और इट कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरियाज़, जहाँ पर पावर सप्लाई नहीं है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है ये देखिए आप, एक्सपेंसिव है यानी कि महंगा है, जो इसके अंदर सिलिकॉन वगैरह यूज़ होता है वो महंगे हैं। सिंस सिल्वर इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द सेल टुगेदर इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, तो और भी एक्सपेंसिव हो जाता है, सिल्वर इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और फिर बात आती है द करंट प्रोड्यूस्ड इज़ डीसी एंड टू कन्वर्ट इट टू एसी इंक्रीजेज द कॉस्ट, यानी कि यहाँ डीसी जो है प्रोड्यूस होता है डीसी करंट। आपने देखा होगा किसी के सोलर पैनल लगे हैं तो वो बैटरी के अंदर जाते हैं, फिर बैटरी इन्वर्टर से कनेक्टेड होती है, तो इन्वर्टर हमें एसी के अंदर कन्वर्ट कर देता है डीसी को, और फिर हमें वो मिलता है। तो इन्वर्टर का भी काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार किस तरह का सोलर कुकर होता है। ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर हुड रखा हुआ है, ये इनसाइड ब्लैक है, और ये जो मिरर्स हैं ये इसको सन लाइट को रिफ्लेक्ट करके इसके अंदर जाने देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये हीट हो जाता है और इसके अंदर खाना जो है जो भी है वो कुक हो जाता है इजीली। ये सोलर वाटर हीटर है भाई, यहाँ से हीट जो है अंदर जा रही, ये कॉपर ट्यूब्स है, इनके अंदर फुल हीट है, तो इनके अंदर जब पानी जो आएगा वो पूरा हीट हो जाएगा। तो ये सोलर या फिर हम कह सकते हैं वाटर हीटर है, काफ़ी बढ़िया चीज़ हम कह सकते हैं। ये देखिए सोलर सेल जो कि ऊपर मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये सोलर सेल का डायग्राम है, और इसको आप देख सकते हो किस तरह से इसके अंदर करंट वगैरह फ्लो हो रहा है। और ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो ये आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। पी टाइप और एन टाइप, एन टाइप और पी टाइप क्या होते हैं ये मतलब आपको +1 के अंदर आएंगे केमिस्ट्री के अंदर। वैसे ये काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, लेकिन अभी आपको इसके अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। फिर बात आती है यार सोलर पैनल्स और सोलर लैंप की। तो ये आपने देखा होगा जब वो जो हमारे तो हरियाणा के अंदर लगे हुए थे, जो सरपंच वगैरह के घर के आगे या फिर मेंबर्स वगैरह के घर के आगे एक लाइट सी लगी थी, यहाँ पर सोलर लगी होती है, सोलर प्लेट, और यहाँ पर लाइट लगी होती है जो रात को जलती थी। या फिर यहाँ पर जो सोलर प्लेट है ये भी आप देख सकते हो बड़े बड़े इसके तो आजकल सोलर वाले तो फार्म भी बनने लगे हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी प्लेट्स लगाई जाती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। या फिर हम आजकल खेतों में भी जो है काफ़ी जो है फार्मर्स यूज़ करते हैं इसका, जो है पानी वगैरह नीचे से निकालते हैं, जो होते हैं आपके ट्यूबवेल वगैरह, उनके लिए भी काफ़ी यूज़ होती है। ये सोलर प्लेट्स काफ़ी यूज़ होने लग गया है और बढ़ता ही जा रहा है, काफ़ी बढ़िया भी है और स्टेबल भी है। एक बार लगा लिया जाता है तो बाद में दिक्कत नहीं आती है। तो गाइज यार उसके बाद एक और नया टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम द सी यानी कि समुद्र से हम किस तरह से एनर्जी गेट कर सकते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं यार जहाँ से हम, या फिर हम कह सकते हैं उन तरीक़ों का यूज़ करके हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है, वो तरीके हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनर्जी फ्रॉम द सी। एनर्जी फ्रॉम द सी इज़ ऑब्टेन्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, 3 फॉर्म होती है यार। दे आर टाइडल एनर्जी, सी वेव एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी। तो यहीं पर एक क्वेश्चन मैं बनाकर आपसे पूछ लूँ अगर, कि टाइडल एनर्जी, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ सी का जो लेवल होता है समुद्र के अंदर, जो पानी का लेवल होता है वो ऊपर या नीचे होता रहता है, और वो होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अर्थ की होती है, या फिर मून की होती है, या फिर सन की होती है, या फिर नन ऑफ अबव की। तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अभी टाइडल एनर्जी वाला टॉपिक रीड करते हैं यार। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून, यानी कि मून की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण सी का लेवल है वो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, और उसकी वजह से टाइड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। फिर कोजिस टाइड, यानी कि टाइड को उनका रिजल्ट रहता है वो टाइड्स बनाते हैं। ए डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड एट ए नैरो ओपनिंग बिटवीन लैंड एंड सी, लैंड और सी, यानी कि यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए ये इधर वाला जो पार्ट है ये है समुद्र, इससे इधर वाला जो टिक कर रहा हूँ मैं, और इधर वाला जो है ये है लैंड। ये आपको लैंड भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर यार एक डैम बनाया गया इस तरीके से, और सी से जब पानी जो डैम में आ रहा है, अभी इसको मैं मिटाकर नया बनाता हूँ। ये देखिए यहाँ से पानी इधर आ रहा है,
तो आपको पता है यार, जब हमने नहरें तो सी नहीं देखा अगर किसी ने, तो नहर तो देखी होगी। नहर से जब हम पानी लेते हैं खेतों के लिए एक तरफ, तो वो एकदम स्पीड से नैरो ओपनिंग होती है और वहाँ से स्पीड से पानी आता है। इसी तरह यार सी से इधर स्पीड से पानी आएगा जब लेवल ऊपर होगा, नीचे होगा तो ये पानी नहीं आएगा, जब लेवल ऊपर होगा तो एकदम पानी आएगा। और जब पानी इधर आएगा एकदम से, तो यहाँ पर लगा हुआ है टरबाइन। टरबाइन घूमेगा, पानी इधर आ रहा है स्पीड से, पानी इधर आएगा तो टरबाइन रोटेट होगा। टरबाइन क्या है, डायरेक्टली जनरेटर से कनेक्टेड है, तो टरबाइन के घूमने से जनरेटर घूमेगा और जनरेटर के घूमने से हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो यही होती है यार टाइडल एनर्जी। एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैं बता दिया, और भी कुछ इसके अंदर से पूछा जा सकता है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी यार बात आती है नेक्स्ट पे सी वेव एनर्जी। तो सी वेव एनर्जी, जो आपको बीच में वेव जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो समझ लीजिए आप। वेव जो फॉर्म होती है व्हेन ए स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो ओवर द सी। तो भाई आपको पता है समुद्र के अंदर लहरें आती है, प्रोड्यूसेस ह्यूज वेव्स। भाई बहुत तेज़ हवा चलती है समुद्र के अंदर, लहरें आती है, तो लहरें आती है तो क्या एकदम पानी से ऊपर आता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वेव्स कैन बी यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइन ऑफ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई ये देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वेव्स कैन बी यूज्ड। तो अभी स्क्रॉल करके ये भी समझा देते हैं यार आपको। ये देखिए लहरें किस तरह से आती है। ये देखिए पहले पानी ये था, जब वेव आ रही है तो पानी देखिए एकदम से इस तरह से आ रहा है, आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा, पानी एकदम से उछलकर इधर आ रहा है। जब ये पानी इधर आएगा तो यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है यार, यहाँ पर पहुँचेगा, जब लहरें आएगी तो टरबाइन के पास पानी पहुँचेगा तो ये रोटेट होगा, यानी कि लहरें आएगी ज़ोर ज़ोर से। लहर ये देखिए जब हवा चलती है तेज़ तो पानी का बहाव जो है एकदम इस तरह से हो जाता है। आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, आपको कई बार दिखाया जाता है, या फिर इससे रिलेटेड अगर आप वीडियोस देख लोगे कि सी वेव एनर्जी किस तरह से फॉर्म होती है, बहुत बढ़िया समझ आएगा आपको। और ये लहर इधर आके इस टरबाइन के ऊपर जब टच करेगी तो ये ज़ोर से घूमेगा, ये डायरेक्टली उसी फॉर्म में या फिर जनरेटर से कनेक्टेड है तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दे देगा। टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर मूव होगा और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे मिल जाएगी। तो भाई यही सीन होता है यहाँ पर। अभी बात करते हैं यार ओशियन थर्मल एनर्जी। ये देखिए ओशियन थर्मल एनर्जी, देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म सरफेस वाटर एंड द कोल्ड वाटर एट द बॉटम ऑफ ओशियन। तो भाई एक ओशियन है तो उसके अंदर क्या है, ऊपर ऊपर का जो पानी होता है वो तो होता है गर्म, और नीचे का पानी होता है वो होता है ठंडा। ये आपने देखा भी होगा, नहरों के अंदर भी यार सेम थोड़ा थोड़ा प्रोसेस मिलता जुलता होता है इससे रिलेटेड, कि नहर का पानी भी अगर हम देखते हैं तो नीचे का बिल्कुल नीचे का जो सरफेस है वहाँ पर पानी का टेम्परेचर जो है थोड़ा अलग होगा, और ऊपर का है वो थोड़ा अलग होगा। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म सरफेस एंड द कोल्ड वाटर एट द बॉटम ऑफ ओशियन, द डिफरेंस इज अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ये देखने वाली बात है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अभी आपने नहरों में जो देखा है उसके अंदर इतना डिफरेंस नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादा गहरी भी नहीं होती, लेकिन ओशियन का क्या सिस्टम है ये हम स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो पानी है वो गर्म है, यहाँ पर पानी है ठंडा है, और 1000 मीटर ये गहरा है। 1000 मीटर आपको पता ना कितना ज़्यादा हो जाता है। नहरों का मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कोई बहुत कम डिग्री के अंदर, लेकिन यहाँ पर 20 डिग्री का लगभग डिफरेंस आ जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस का। तो ये देखिए यार ये कोल्ड वाटर है, ये वार्म वाटर है, तो इनके बीच अब एनर्जी किस तरह से हमें मिलेगी वो हम पढ़ते हैं। तो आपको डिफरेंस का पता चल गया होगा, जब इतना गहरा होता है 1000 मीटर का तो आपको पता है ऑटोमेटिकली डिफरेंस तो आएगा टेम्परेचर के अंदर। तो डिफरेंस 20 डिग्री के अराउंड होता है। द वार्म सरफेस इज यूज टू बॉयल लिक्विड अमोनिया एंड द वेपर इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन। तो भाई वार्म सरफेस जो है ऊपर का पानी इतना गर्म हो जाता है कि वो लिक्विड अमोनिया जो होता है उसको बॉयल कर देता है। तो भाई ओशियन थर्मल एनर्जी के अंदर लिक्विड अमोनिया का यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें अगर आप रीड नहीं करोगे तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे, ये आपको पढ़नी ज़रूरी है। लिक्विड अमोनिया जैसे यहाँ पर वर्ड आ रहा है तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ओशियन थर्मल एनर्जी किस से प्रोड्यूस होती है। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ जिसमें से एक लिक्विड अमोनिया हो तो उसी को टिक करके आना है। तो लिक्विड अमोनिया एंड द वेपर इज़ यूज टू रोटेट वाइन। तो आपको पता है यार जब पानी को बॉईल करते हो तो भी आपको पता है जो वाष्प
वाष्पीकरण होता है उसका, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बाद में हमें मिलती है ऊपर वाष्प मिलती है उसकी, तो उससे हम टरबाइन रोटेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने थर्मल एनर्जी के अंदर देखा था। तो ये ओशियन थर्मल एनर्जी है। यहाँ पर इतना पानी बॉयल होके जो है नहीं बनेगी, वाष्पीकरण नहीं होगा पानी का, लेकिन लिक्विड अमोनिया हम उससे जो है क्या है कर सकते हैं बॉयल। जब लिक्विड अमोनिया बॉयल होगा तो वेपर या फिर वाष्प बनेगी, और उसको हम टरबाइन को रोटेट करने में यूज़ कर सकते हैं। टरबाइन रोटेट करवाना है यार, हमारा लास्ट और फाइनल मकसद यही है। अगर टरबाइन किसी तरह से घूम गया, चाहे हाथ से घुमा दो, पर हाथ से उतना तेज़ नहीं घुमा पाओगे। टरबाइन यार एक बार घूम गया ना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। टरबाइन घुमा तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगी। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द बॉटम इज़ देन पम्प्ड अप टू कूल द वेपर ऑफ लिक्विड। तो भाई जो लिक्विड की जो वेपर बनती है उसको मतलब वापस लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो नीचे का पानी है वो पंप किया जाता है ऊपर वाली साइड। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, कोल्ड वाटर को यहाँ से पंप्ड करके ऊपर ले जाया जा रहा है, ताकि जो मतलब वाष्प जो वेपर्स बनी है उनको वापस लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके। उसके बाद आती है यार जियोथर्मल एनर्जी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल यानी कि आपको पता चल रहा होगा धरती से जो एनर्जी है ये हमें मिलती है। किस तरह से मिलती है ये मैं आपको इस फिगर के साथ बताऊंगा। और यहाँ पर जो है पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द डीपर रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज़ वेरी हॉट। तो भाई धरती के नीचे की जो क्रस्ट है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा, जब डीप जाते हैं ना हम, तो बहुत ज़्यादा हॉटनेस आ जाती है वहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मतलब। और दिस हीट मेल्ट्स रॉक एंड फॉर्म्स माग्मा, या फिर मैग्मा, जो भी आप इसको बोलो। तो ये हीट क्या है, रॉक्स जो चट्टानें होती है उसको मेल्ट कर देती है। चट्टानें जब मेल्ट हो जाती है तो वहाँ पर माग्मा फॉर्म हो जाता है, और वो माग्मा ऊपर आता है, यानी कि मूव्स अप। ये देखो माग्मा ऊपर आता है, कोलेक्ट बिलो एट सम प्लेसेस कॉल्ड हॉट स्पॉट। तो भाई चट्टानें जो है उसको गर्म कर रहा है, नीचे बहुत ज़्यादा हॉटनेस है, चट्टानें उससे पिघल जाती है। चट्टानों के पिघलने से क्या होता है कि कई जगह पर वो चट्टानें ऊपर आके माग्मा बन जाती है, और माग्मा ऊपर आके कहीं न कहीं इकट्ठा हो जाता है, और जहाँ पर भी इकट्ठा होता है उस जगह को बोला जाता है हॉट स्पॉट्स। द अंडरग्राउंड वाटर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद हॉट स्पॉट। अब आपको पता है हम जो है ट्यूबवेल वगैरह करते हैं तो आपको पता है नीचे पानी है, धरती में नीचे पानी है। अगर वो माग्मा के कॉन्टैक्ट में आएगा या फिर हॉट स्पॉट जहाँ पर बना हुआ है उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, तो वो पानी क्या है बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, और वो क्या है स्टीम बना देगा। एंड एट हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पे जब वो स्टीम बनाएगा तो वहाँ पर बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू हॉटस्पॉट द स्टीम कमिंग आउट कैन बी यूज्ड टू रोटेट टर्बाइंस, ठीक है। तो ये देखिए यार यहाँ पर ये है माग्मा बना हुआ है, या फिर हॉटस्पॉट हम कह सकते हैं। जब ये पानी के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो पानी के कांटेक्ट में या फिर पानी जब हीट होगा तो अपने आप वेपर्स बनेगी। अब यहाँ पर वेपर बन रही है तो इसको ऊपर निकालने के लिए ये है सरफेस अर्थ का, तो हम यहाँ पर क्या है होल कर देंगे। अब होल करेंगे तो यहाँ से बन रही वेपर ऊपर हमें मिल जाएगी। जब वो वेपर्स यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पर हम टरबाइन लगा देंगे, और टरबाइन क्या इससे रोटेट हो जाएगा। और टरबाइन रोटेट होगा तो जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, तो जनरेटर घूम जाएगा, और उससे हमें क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो जियोथर्मल एनर्जी को आप किस तरह से ध्यान से पढ़ोगे, एक तो ये ध्यान देना आपको कि जब हीट या फिर जो है रॉक्स मेल्ट होती है तो क्या चीज़ फॉर्म होती है, तो आपको पता होना चाहिए माग्मा है, ये फॉर्म होता है। आपको स्पेलिंग भी इसकी आनी चाहिए, माग्मा मैग्मा जो भी आप प्रनाउंस करो, कुछ भी बोल सकते हो, ये फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। और एक यहाँ पर द माग्मा मूव्स अप एंड कोलेक्ट बिलो सम प्लेसेस, जहाँ पर कोलेक्ट हो जाता है तो उन प्लेसेस को क्या कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ तो आपको हॉटस्पॉट मिल जाएगा, वहाँ पर उसको टिक करके आना है। द अंडरग्राउंड वाटर इज़
इन विद कॉन्टेक्ट विद हॉटस्पॉट एंड गेट हीटेड। तो भाई जो है हॉटस्पॉट के, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्टेक्ट में जब अंडरग्राउंड वाटर आता है तो हाई प्रेशर पे वो क्या है, हीट होता है और हाई प्रेशर पे स्टीम प्रोड्यूस करता है और स्टीम को बाहर निकाल कर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस करवा लेते हैं। ये यार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी यार बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। तो न्यूक्लियर एनर्जी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, काफ़ी इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो भाई केमिस्ट्री वालों को ये ज़्यादा समझ में आएगा, जिन्होंने +2 के अंदर केमिस्ट्री कर रखी है। ज़्यादा क्या उनको तो मतलब आता ही होगा, मैं ये बताऊंगा। जिन्होंने +2 के अंदर केमिस्ट्री में VLDA वालों की बात कर रहा हूँ, और जो PAU और HAU 6 ईयर प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा पहले से, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। तो भाई न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन से सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो मास है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो भाई मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट जब होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो 2 टाइप की होती है। तो एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, तो स्पेलिंग का भी कम ही डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, फिजन और फ्यूज़न। तो ये क्या होता है, तो भाई सपोज करो ये 2 एटम हैं, ठीक है। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इनसे एक एटम मिलेगा। यानी कि 2 एटम जब जुड़कर अगर एक हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। और जब एक एलिमेंट अगर एटम हमारे पास है और उसको किसी न किसी तरह से हम रिएक्ट करवा के अगर 2 भागों में तोड़ देते हैं तो उसको बोला जाता है फिजन। फ्यूज़न यानी कि ये समझ लो कि ये 2 जो है ये फ्यूज़ हो गए, फ्यूज़ होकर इन्होंने क्या कर दिया, एक बना दिया। और फिजन यानी कि अगर एक है तो उसके हमें 2 बन गए, मिलके टुकड़े 2 हो गए उसके, तो वो क्या होंगे, फिजन। तो ये फ्यूज़ होना ये होता है कि 2 से 1 बन गया, और फिजन टूटना। और अभी इसकी डेफिनेशन भी आपको करवा देता हूँ, न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन इज़ ए न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस ऑफ हेवी एटम लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो हेवी एटम जो होते हैं लाइक यूरेनियम, मोस्टली यूरेनियम का ही नेम आपको देखने को मिलेगा। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम एटसेट्रा स्प्लिट इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू मेक एटम बॉम्ब्स एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई इनको एटम बम बनाने में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने में जो है यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्प्लिट इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, ठीक है। यानी कि ये है यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम, ये मान लो आप। तो इसके क्या है आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया फिजन के अंदर क्या होता है, ये 2 भागों में टूटता है। अब ये है, ये आगे 2 भागों में टूट जाएगा, और ये है, ये आगे 2 भागों में टूट जाएगा। अब ये बना हुआ है, ये और 2 भागों में टूट जाएगा, ये भी और 2 भागों में टूट जाएगा, ये भी और 2 भागों में टूट जाएगा, ये भी आगे 2 भागों में टूट जाएगा, फिर ये है, ये भी टूट जाएगा। मतलब इस तरह से ये टूटते जाएंगे, स्मॉलर होते जाएंगे और एनर्जी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते जाएंगे। ये इस तरह की रिएक्शन होती है कि जो कभी ना रुके। तभी तो ये एटम बॉम्ब बनाने में यूज़ होते हैं। सबसे ख़तरनाक बॉम्ब जो है एटम बॉम्ब, उनको बनाने में न्यूक्लियर फिजन का यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस ही वहाँ पर काम आता है। और इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। तो भाई ये ओपनली अगर कर दिया जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 2 में टूट रहा है, फिर 2 आगे 4 में टूट रहे हैं, फिर 4 आगे 8 में टूट रहे हैं, फिर 8 आगे 16 में टूट रहे हैं। तो इस तरह से ये तो होती है ओपनली अगर कर दें हम तो
अनकंट्रोल्ड, यानी कि ये कभी कंट्रोल नहीं होगी और ये मतलब पूरी दुनिया ख़त्म करने की ताकत रखती है। लेकिन अगर इसको हम कंट्रोल करके अगर इसका हम यूज़ करना चाहें, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, अगर इसको हम कंट्रोल करके इसका यूज़ करना चाहें तो इस प्रोड्यूस्ड स्टीम विच रोटेट्स टर्बाइन, तो ये भी स्टीम प्रोड्यूस करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी से में स्टीम जो है वो हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, विच रोटेट्स टर्बाइन, और इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। तो भाई ये था न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब टूटना यानी कि आप समझ गए कि एक एटम दो में टूट रहा है, दो आगे चार में, और इस तरह से कंटिन्यू आगे रिएक्शन चलती जा रही है। फिर बात आती है यार न्यूक्लियर फ्यूज़न की। फिजन हम पढ़ चुके हैं, फ्यूज़न। तो फ्यूज़न यानी कि फ्यूज़, दो एटम हैं वो एक बन रहे हैं, ये सिस्टम होता है फ्यूज़न का। तो इसके अंदर क्या होता है यार, न्यूक्लियर फ्यूज़न इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच स्मॉल न्यूक्लियर फ्यूज टुगेदर form a heavier nucleus with the release of a very high amount of energy। भाई फिजन में क्या था, जैसे कि ये एटम दो में टूट रहा था, दो आगे चार में टूट रहे थे, तो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। अभी क्या यार, दो एटम हैं, ये जब एक को फॉर्म करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होने वाली है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है फ्यूज़न के टाइम और फिजन के टाइम, दोनों टाइम, ठीक है। तो इज़ ए न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच स्मॉल न्यूक्लियर फ्यूज टुगेदर, छोटी छोटी न्यूक्लियर फ्यूज टुगेदर यानी कि आपस में जुड़ती है और एक हेवी न्यूक्लियस बनाती है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी उस टाइम रिलीज होती है। द एनर्जी ऑफ सन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूज़न, यानी कि सन की जो एनर्जी है वो फ्यूज़न के कारण ही प्रोड्यूस हो रही है, ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियई टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस। तो भाई ये लाइंस जो है ना, ये याद रखना कि द एनर्जी ऑफ सन इज, सन के अंदर किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो भाई हाइड्रोजन के न्यूक्लियर ये है जो वो मिलकर या फिर जुड़कर हीलियम को बना रहे हैं, उस टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है जो हमें दिख रहा है कि सन के पास कितनी एनर्जी है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी एनर्जी हमें न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिजन से मिल सकती है। तो भाई ये था न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक हाइड्रोजन बॉम्ब। तो न्यूक्लियर फिजन जो था वो क्या यूज़, किस लिए यूज़ हो रहा था, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। ये हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में यूज़ हो रहा है। तो है ना कमाल के, मतलब ख़तरनाक चीज़ें हैं ना ये न्यूक्लियर रिएक्शन, बहुत ख़तरनाक है ये, ठीक है। और आपको पता चल गया यार किस तरह से खतरनाक है, जो बॉम्ब बनाए जा रहे हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। नीचे आपको डायग्राम के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा कुछ समझ आने वाला है। एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो इनके एडवांटेज क्या है। इट प्रोड्यूसेस ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि किसी भी और सोर्स से हम एनर्जी नहीं ले सकते हैं। जितने भी ऊपर हमने सोर्सेज पढ़े वो सारे इसके आगे फेल हैं। इफ़ सेफ्टी मेजर्स देन इट इज़ मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली देन फॉसिल फ्यूल्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा था यार, फॉसिल फ्यूल क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो अगर इसको हम कंट्रोल में रखें न्यूक्लियर एनर्जी को, तो ये मतलब इतनी बढ़िया है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। अगर हम इसको ओपनली ना करें, कंट्रोल्ड रखें, ठीक है, यानी कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दुनिया ख़त्म करने की ताकत रखती है। बाद में यार डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो डिसएडवांटेज क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इज़ लिमिटेड, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, ऊपर मैंने पढ़ा था ना, ये मतलब ये जो पढ़े थे यूरेनियम, प्लूटोनियम, तो यही होते हैं। अभी यार न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूसेस हार्मफुल न्यूक्लियर वेस्ट विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज, यानी कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर ये मान लो आप एक ऐसा बॉक्स की शेप में अगर हम इसको डिफाइन करें, तो एक ऐसा जो है बॉक्स ही मान लो आप, एक इस तरह का बॉक्स है जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो
टेक प्लेस कर रही है, यानी कि इसके अंदर अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन को करवा रहे हैं तो ये बाहर कुछ भी हार्म ना होने दे। तो इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर होती है, वो कंट्रोल्ड में होती है। और जब ये मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है तो इनका जो वेस्ट बचता है वो वेस्ट जो है डिस्पोज करना या फिर उस वेस्ट को जो है ख़त्म करना हम कह सकते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जो वेस्ट तो काफ़ी बचता है। तो अभी न्यूक्लियर फिजन के आप डायग्राम देख सकते हो, ये एक न्यूक्लियस है, ये दो में टूट रहा है और ये आगे और ज़्यादा में टूट रहे हैं, तो ये होती है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो ये किस तरह से होती है, टूटती क्यों है ये न्यूक्लियस, जैसे यूरेनियम आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, टूटता क्यों है, जब इसके ऊपर स्लो न्यूट्रॉन जो है वो फॉल करवाए जाते हैं। ये इसके ऊपर फॉल हो रहा है, फिर ये दो में टूट रहे हैं, फिर ये आगे इस तरह से एनर्जी रिलीज़ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर यार न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन किस तरह की होती है, ये देखिए, ये एक यूरेनियम था, ये क्रिप्टोनियम में और बेरियम में टूट गया, फिर ये आगे और बना दिए इन्होंने, फिर आगे और ये के आर बी ए बन गए, फिर आगे और ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, एक दो में टूट रहा है, दो आगे तीन हो गए, तीन आगे ये देखिए चार, ये कितने ही ज़्यादा हो गए। फिर ये कभी रुकते ही नहीं है, इतनी खतरनाक चीज़ होती है, ये कभी नहीं रुकती है ये अगर इसको कंट्रोल ना रखा जाए। फिर आता है यार फ्यूज़न, जो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फ्यूज़न यानी कि दो एटम जब फ्यूज़ हो जाते हैं, ये देखिए D+D क्या है, 3He बना रहा है, ये देखो चार है यहाँ पर जुड़कर, तीन तो ये कलेक्ट हो गए और एक ये बच गया और लार्ज अमाउंट में एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई। तो ये यहाँ पर आपको जो डायग्राम सा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर अच्छी तरह समझा रहा होगा, ये जुड़े हैं, ये फॉर्म हुए हैं, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई है जब ये जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये प्रोटॉन का है साइन और ये न्यूट्रॉन का है, यानी कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, तो यहाँ पर दो प्रोटॉन हो गए और एक न्यूट्रॉन हो गया और एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। तो इस तरह की रिएक्शन होती है, ये रिएक्शंस आप याद कर लीजिएगा। और एक जो ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन की और फिजन, एक ये फिजन वाली थी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब यूरेनियम जो है वो क्रिप्टोनियम और बेरियम के अंदर टूटता है, तो ये इस तरह की रिएक्शन आपको याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर यार यहाँ पर आता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न एक और जो है यहाँ पर डायग्राम दिए गए, ये देखिए ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम है, ये हीलियम है, और यहाँ पर नीचे जाकर देखते हैं तो ये है ट्रिटियम और ये है न्यूट्रॉन, और ये है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही एनर्जी रिलीज़। तो ये यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो मिलने के बाद यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो हीलियम प्रोड्यूस हो रहा है जैसा कि हमने ऊपर देखा था, एक तो हीलियम प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में न्यूट्रॉन जो है वो एक बाहर निकल रहा है, और इनके साथ साथ हाई अमाउंट में एनर्जी जो है वो भी बाहर निकल रही है। तो भाई ये था चैप्टर, इसके नोट्स वगैरह थे, ये सारा कुछ मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। और मुझे पता है यार गाइस, जिसके अंदर कुछ ज़्यादा रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, सब कुछ समझने वाला है। और रट्टा लगाना है तो किस चीज़ का लगाना है वो भी रट्टा नहीं कह सकते, आप अच्छी तरह से समझ लेना, जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस उनको पढ़ लेना। और ये जो भी मैंने कराया इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बाकी यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी हम जल्दी ही बात करें। तो दोस्तों यार चैप्टर का ओवरव्यू हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अभी बात आती है यार इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो क्लास 10th साइंस MCQ चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आपके लिए काफ़ी पहले मैंने ये क्वेश्चंस वेबसाइट पर डाल दिए थे, डिस्क्रिप्शन के लिंक को विजिट करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनमें से कुछ अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला यार क्वेश्चन दिया गया है कि एनर्जी जो है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है ना क्रिएट हो सकती है, ना तो इसको हम बना सकते हैं ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भाई एनर्जी के बारे में बातें क्यों होती है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन जो है देखिए, पहले तीन ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो भाई सबसे पहले तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि हमें सोलर पैनल जो होती हैं, सन से लाइट एनर्जी जो आ रही है उसको सोलर पैनल हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ना तो लाइट एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है ना ही इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो सिर्फ कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो जो है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, और ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं खुद। अब आपको कोई बोले भी एनर्जी बना दे तो आप एनर्जी बना नहीं पाओगे, लेकिन आप जो है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो।
तो भाई एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव, एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी के क्या होना चाहिए, तो हायर जो है कैलोरीफिक वैल्यू, इजी ट्रांसपोर्टेबिलिटी, इजी एक्सेसिबिलिटी, ऑल ऑफ दीज, तो सब कुछ होना चाहिए यार आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो सभी करैक्टरिस्टिक जो है रिक्वायर्ड है। अभी फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या फिर रिन्यूएबल, या फिर दोनों हैं या दोनों नहीं हैं। तो भाई आपको इसका तो आंसर पता ही होगा, आपने अच्छी तरह से अगर वीडियो देखी है तो नॉन रिन्यूएबल वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। और यार फिर नीचे चलते हैं। Dead organisms are transformed into petroleum and natural gas in presence of air, absence of air, presence of sunlight, none of above। तो भाई आपको पता है जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, दूसरी जो लेयर होती है अर्थ की नीचे वाली वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पर ना तो एयर प्रेजेंट होती है ना सनलाइट प्रेजेंट होती है। तो एयर प्रेजेंट नहीं होती मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, आपको पता चल गया है इसका ऑलरेडी आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद ए बर्निंग ऑफ कोल, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, एसिडिक रेन, ऐश विद टॉक्सिक मेटल, सुप्योरिटी और ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो जब कोल को हम बर्न करते हैं तो उसके कारण जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, जब बारिश आएगी तो वो पोल्यूशन उस इन्वायरमेंट में जो जब हमारे वर्षा होती है तो वो पानी के साथ इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है वो नीचे आ जाता है, तो वो एसिडिक रेन कोज करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐश विद टॉक्सिक मेटल सुप्योरिटी, तो भाई आपको पता है उसकी राख जो है वो भी ख़राब करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, जब हम कोयले को बर्न करते हैं, कोयला जो होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूज अमाउंट में रिलीज़ होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप कभी भी एक कमरे के अंदर अगर आप जो है कोयले को जलाकर बैठ जाते हो तो वो क्या है, आपके कमरे को अगर आप बंद रखते हो तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी ला देता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है और उससे कई बार मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप सो जाते हो कमरा बंद करके, अंदर वो रख रखे हैं कोयले जो बर्न हो रहे थे या फिर हो चुके हैं, तो वो आपके कमरे के अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी कमी कर देंगे और उससे मौत भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं सर्दियों में सो जाओ, वैसे अभी तो गर्मी है। सेलेक्ट द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट, तो भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है थर्मल पावर प्लांट के लिए। डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया से दूर होना चाहिए, फ्यूल की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, वाटर की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, और कॉस्ट ऑफ प्लांट की कॉस्ट। सिलेक्ट द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट, तो भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बता देते हैं। ऑप्शन सी जो दिया गया है ये देखिए, वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्टीम, तो अगर वहाँ पर पानी प्रेजेंट नहीं होगा तो स्टीम नहीं बनेगी, सीधी सी बात है, स्टीम नहीं बनेगी तो टरबाइन कैसे घुमाओगे। तो आपका मेन फैक्टर यही था कि टरबाइन घुमाना है और बिना स्टीम के तो घूमेगा नहीं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो है क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है सोलर एनर्जी में कन्वर्ट होती है और एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से ए बी सी डी में से क्या करेक्ट है। तो भाई केमिकल एनर्जी पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में सबसे पहले कन्वर्ट होती है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी हाइड्रो पावर प्लांट आर लोकेटेड इन, तो हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर होते हैं भाई, जो है डेजर्ट एरिया, तो भाई टिब्बों पर हो सकते हैं क्या हाइड्रो पावर प्लांट, पानी नहीं होता वहाँ पर, ठीक है, तो नहीं हो सकती। फिर प्लेन एरिया, हिली टेरेंस, नन ऑफ अबाउ, तो भाई हिली टेरेंस जो होते हैं पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पर होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, क्योंकि पहाड़ों से जब पानी नीचे आता है तो मतलब घूम जाता है टरबाइन पानी से और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। बायोगैस इज़ द बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग केक बिकॉज, जो बायोगैस जो है वो बेटर फ्यूल है एनिमल डंग केक से, क्यों भाई। तो बायोगैस हैज़ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, एनिमल डंग केक हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बायोगैस बर्न्स स्मोक एंड लीव्स नो, तो भाई बायोगैस बर्न्स मैंने गलत बोल दिया, स्मोक एंड लीव्स नो रेसिड्यू,
और नीचे दिया गया है बायोगैस इज यूज्ड फॉर फ्यूल फॉर कुकिंग ओनली वेयर एज डंग केक कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग इल्यूमिनेट द लेटरंस। तो भाई ऑप्शन सी करेक्ट है, इसका दिखाई दे रहा है आपको, बायोगैस बम्स को स्मोक एंड लीव्स नो रेसिड्यू। तो नीचे यार एक और क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम काउ ड्रग। तो भाई यहाँ पर शायद तक डंग आना चाहिए, सेरी इन बायोगैस प्लांट। तो एरोबिक बैक्टीरिया, एनरोबिक बैक्टीरिया, प्रोलोजोआ और फंगी। तो करेक्ट आंसर भाई आएगा इसका एनरोबिक बैक्टीरिया। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द कंपाउंड ऑफ काउ डंग स्टरी। नहीं, यहाँ पर सलरी आएगा, ये काफ़ी मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पर भी सलरी आएगा और यहाँ पर भी सलरी आएगा, ये कई बार मिस्टेक हो जाती है यार टाइपिंग के अंदर, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। टू जनरेट बायोगैस। नीचे यार एक और क्वेश्चन है, वाइंड इज कॉज्ड ड्यू टू। भाई वाइंड हवा किससे बनती है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ, लोकल कंडीशंस, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सभी यार इसके कारण हैं। एक तो मेनली अर्थ रोटेट करती है तो आपको हवा तो लगेगी, ठीक है। जैसे कि आप गाड़ी पे हो, ठीक है, गाड़ी अगर रोटेट करिए, बाइक पर होते हो आप, तो बाइक जब चलता है तो आपको हवा लगती है, वैसे ही यार अर्थ रोटेट करती है तो आपको हवा लगेगी। कुछ लोकल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पर। और जब अर्थ का सरफेस हीट होता है तो उसके ऊपर भी काफ़ी जो है डिपेंड करता है। तो सब कुछ ही इसके जो फैक्टर हैं इन पे डिपेंड करती है वाइंड, ठीक है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के क्या डिसएडवांटेज हैं। तो भाई एक तो लार्ज सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड collect the solar daily average of solar energy varies from 4 to 7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हाईली हैजर्डस टॉक्सिक मटेरियल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोलर डिवाइस। और ऑल ऑफ अबव आर डिसएडवांटेज। तो भाई ऑल ऑफ अबव वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका आंसर लगभग यही आ रहा है। तो ये वो हो गया ना, मतलब हिट एंड ट्रायल वाला मेथड आप लगा सकते हो। बाकी अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं आता है तो आप ऑल ऑफ दिस वाले पे क्लिक करके आओगे तो भी आपके 90% चांस होंगे सही है। एचयू और वीएलडी वालों तो ऐसा कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है आंसर और ऑल ऑफ दिस का वहाँ पर ऑप्शन है तो उसको टिक कर सकते हो, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन पीएयू वाले ऐसा ना करें, उनकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर नहीं आता तो क्वेश्चन को लीव कर दें। द टेम्परेचर इनसाइड द सोलर कुकर रेंजेस फ्रॉम। सोलर कुकर के अंदर टेम्परेचर कितनी रेंज तक होता है। 500 से 100 डिग्री, 100 से 140, 150 से 200, 70 से 80। तो शायद हमने पढ़ा था 100 से 140 डिग्री, वही होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। और वही है यार करेक्ट आंसर, हमने पढ़ा था तो याद मेरे को भी हो गया ये। द यूज़ ऑफ रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर इज़ टू। तो यहाँ पर डिक्रीज एफिशिएंसी, क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी, नन ऑफ दीज। तो इंक्रीज एफिशिएंसी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नीचे यार एक्सप्लेनेशंस दी गई है, वो भी आप रीड कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। सोलर सेल आर मेड ऑफ। सोलर सेल किससे बनते हैं भाई। जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो भाई ये बनते हैं सिलिकॉन से। द मटेरियल फॉर द इन कनेक्शन ऑफ सोलर सेल इन द सोलर पैनल इज़। तो भाई करेक्ट आंसर क्या आएगा। द मटेरियल यूज्ड इन इंटरकनेक्शन ऑफ सोलर सेल। तो सोलर पैनल के अंदर सोलर सेल लगे होते हैं, उनके कनेक्शन के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। तो सिल्वर यूज़ होता है यार, हमने पढ़ा था, तभी इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। ए सोलर पैनल इज़ मेड बाय कंबाइनिंग इन एन अरेंजमेंट। तो सोलर पैनल जो है किसकी अरेंजमेंट, सोलर सेल्स की, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। तो सोलर सेल इसका करेक्ट आंसर है। तो लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल यूज्ड होते हैं, जो कनेक्ट किससे होते हैं, सिल्वर से। टाइडल एनर्जी इज़ द फॉर्म एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो टाइडल एनर्जी किससे मतलब ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मोशन ऑफ सरफेस ऑफ पॉन्ड्स। तो करेक्ट आंसर यार इसका आएगा ओशन इन फॉर्म ऑफ टाइडल वेव्स। तो टाइडल मैच हो रहे हैं यार दोनों ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। बाकी टाइड्स अक्स इन सी रिवर वाटर, इसके ऊपर टिक ना कराना क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। टाइडल एनर्जी इज़ हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस। तो कहाँ पर डैम अक्रॉस कर वो बनाते हैं, तो टाइडल एनर्जी जो है हार्नेस होती है। तो भाई नेरो ओपनिंग टू द सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 20th क्वेश्चन करवा देता हूँ यार। वेव एनर्जी इज कॉज्ड ड्यू टू। वेव एनर्जी किसके कारण कॉज होती है।
तो स्ट्रॉन्ग वाइंड के कारण होती है। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ह्यूज वेव नियर द सी शोर, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द स्टोर वाटर, और बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर यार डी आएगा, क्योंकि पहले दोनों ऑप्शन ही सही है। और 20 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को विजिट करके खुद कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है यार आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखिए 23वां क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं यार जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, तैयारी करते रहिए, और हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करवाने की। तो मिलते हैं यार जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखें। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।